हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एशियन साइंस क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे जंतु ऊतक के बारे में। जंतु ऊतक में हम इन सारे पॉइंट्स का अध्ययन करेंगे। ये 19 पॉइंट्स है। सबसे पहला पॉइंट है आपका ऊतक की परिभाषा और लास्ट पॉइंट है आपका तंत्रिका ऊतक। तो चलिए बिना देरी के हुए शुरू करते हैं। जंतु ऊतक। ऊतक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विकाट ने 1771 से 1802 ईस्वी के बीच में किया था। ऊतक का अध्ययन मार्सेलो मालपिघी ने सन 1667 में किया था। ठीक। ऊतक की परिभाषा: समान उत्पत्ति, सामान्य कार्य एवं समान संरचना वाली कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। ठीक। ऊतकों से यानी कि कोशिकाओं से मिलकर ऊतक का निर्माण होता है। ठीक। सबसे पहले एटम से यानी कि परमाणु से मिलकर जैविक अणु बायोमॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है। फिर बायोमॉलिक्यूल्स से जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म का निर्माण होता है। फिर प्रोटोप्लाज्म से कोशिका का निर्माण होता है। ठीक। कोशिकाएं सेल्स का निर्माण होता है। फिर सेल्स मिलकर टिश्यू यानी कि ऊतक का निर्माण करते हैं। फिर ढेर सारे ऊतक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं और अंग मिलकर अंगतंत्र का निर्माण करते हैं और अंगतंत्र मिलकर पूरे बॉडी यानी कि शरीर का निर्माण करता है। ठीक। आगे देखिए अंग की परिभाषा: शरीर का वह भाग जो किसी एक या अधिक विशिष्ट कार्य के लिए किन्हीं दो या अधिक प्रकार के ऊतकों से बना होता है अंग कहलाता है। क्या कह रहा है? शरीर का वह भाग जो किसी एक या अधिक विशिष्ट कार्यों के लिए किन्हीं दो या अधिक प्रकार के ऊतकों से मिलकर बना होता है। ठीक। अंग किसे कहते हैं? शरीर का वह भाग यानी कि अंग जो एक या अधिक विशिष्ट कार्यों के लिए किन्हीं दो या दो से अधिक ऊतकों से मिलकर बना होता है अंग कहलाता है। दो या दो से अधिक ऊतकों से मिलकर अंग का निर्माण होता है। जैसे आपका हाथ हो गया, पैर, नाक, आँख, ये क्या है आपका यकृत, ये हार्ट, दिल, ये शीशन, ये वृक्क, ये गुर्दे। ठीक। आगे देखिए अंगतंत्र। शरीर में एक दूसरे के सहयोग से किसी एक सामूहिक कार्य विशेष को करने हेतु कई अंग मिलकर एक संस्थान बनाते हैं जिन्हें अंगतंत्र कहते हैं। यानी कि कई अंग मिलकर अंगतंत्र का निर्माण करते हैं। एक सामूहिक कार्य को करने के लिए कई अंग मिलकर अंगतंत्र का निर्माण करते हैं। जैसे मुख आमाशय यानी कि पेट, यकृत या जिगर, अग्नाशय, आंत, गुर्दा आदि मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। ये सब मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। जैसे जीभ है, मुख है, ग्रसनी है, ग्रसिका है, आमाशय है, यकृत है, पित्ताशय है, अग्नाशय है, बड़ी आंत, छोटी आंत, रेक्टम है, एनस है। ये सब मिलकर ये क्या है आपका पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक। ये आपका एक अंगतंत्र है। यह है आपका जंतु ऊतक का चार्ट। जंतु ऊतक को 4 भागों में बांटा गया है। नंबर पहला है उपकला ऊतक, नंबर दूसरा संयोजी ऊतक, नंबर तीसरा पेशीय ऊतक, नंबर चौथा है तंत्रिका ऊतक। उपकला ऊतक को 5 भागों में बांटा गया है। ठीक। उपकला ऊतक को पहले 2 भागों में बांटा गया, आछंदी या जो कवर करता है। ठीक। और ग्रंथिल जो पदार्थों को बाहर निकालता है। ठीक। ग्रंथिल यानी कि ग्लैंडुलर जो पदार्थों को बाहर निकालता है। और फिर आछांदी को 5 भागों में बांटा गया है, सरल उपकला, सरल घनाकार उपकला, सरल स्तंभी उपकला, पश्चमाव स्तंभाकार उपकला, विशेषकृत उपकला। ठीक। उसी प्रकार के से संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू को 3 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर पहला है वास्तविक संयोजी ऊतक, तरल संयोजी ऊतक, कंकालीय संयोजी ऊतक। और वास्तविक संयोजी ऊतक को 6 भाग में विभाजित किया गया है। अंतरालीय वास्तविक संयोजी ऊतक, वसामय संयोजी ऊतक, वास्तविक संयोजी ऊतक और श्वेत तंतुमय वास्तविक संयोजी ऊतक, पीले लचीले वास्तविक संयोजी ऊतक और जालिकामय वास्तविक संयोजी ऊतक। ठीक। फिर तरल संयोजी ऊतक को 2 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर पहला है रुधिर और नंबर दूसरा है लसिका। फिर कंकाली संयोजी ऊतक को 2 भागों में विभाजित किया गया है। उसमें से नंबर पहला है उपास्थि और नंबर दूसरा अस्थि। ठीक। और पेशीय को
पेशीय संयोजी ऊतक को 3 भागों में विभाजित किया गया है। ऐच्छिक पेशीय संयोजी ऊतक, अनैच्छिक पेशीय संयोजी ऊतक और हृदय पेशीय संयोजी ऊतक, और नंबर 4 है तंत्रिका ऊतक। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं उपकला ऊतक, एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डच वैज्ञानिक रयूस ने किया था। एपिथेलियम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डच वैज्ञानिक रयूस ने किया था। सतह पर होने के कारण इस ऊतक में रुधिर कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। उपकला ऊतक जो है वह सतह पर पाया जाता है, इस कारण इसमें रुधिर कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। जैसे त्वचा, मुंह, आहार नाल, रक्त वाहिनी नली का स्तर। ठीक, त्वचा है, मुंह है, आहार नाल है, रक्त वाहिनी नली का स्तर, ये पीली और लाल। ठीक, और फेफड़ों की कूपिका, वृक्कीय नली। ठीक, ये है आपका वृक्कीय नली आदि एपिथेलियम ऊतक से निर्मित होता है। ठीक, संरचना के आधार पर एपिथेलियम ऊतक 5 प्रकार के होते हैं। नंबर पहला है सरल उपकला यानी कि सिंपल एपिथेलियम। सरल उपकला ऊतक में आधार कला पर कोशिकाओं का केवल एक ही स्तर होता है। कोशिकाओं का केवल एक स्तर होता है। ठीक, इस ऊतक में कोशिकाओं का केवल एक स्तर होता है। ये सामान्यतः ऐसी सतहों पर होती है जहाँ सुरक्षा के साथ साथ श्रावण, अवशोषण, विसरण या परासरण द्वारा पदार्थों का आदान प्रदान होता है। ठीक, सरल उपकला ऊतक 2 प्रकार की होती हैं। नंबर पहला है सरल सल्की उपकला, नंबर दूसरा है स्तृत उपकला। ठीक, आगे देखिए, नंबर पहला क्या है? सरल सल्की उपकला, सिंपल इक्वेमस एपिथेलियम। इनका मुख्य कार्य पदार्थों को वितरण द्वारा एक दूसरे की ओर पहुंचाना। इनका मुख्य कार्य क्या है? पदार्थों को विसरण द्वारा एक ओर से दूसरी ओर पहुंचाना। जैसे कि ये देह गुहा के विभिन्न भागों, जैसे हृदय क्या करता है? पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है, यानी कि रक्त को पंप करता है। रुधिर वाहिनियाँ क्या करती हैं? रुधिर वाहिनियाँ रुधिर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती हैं। वही काम लसिका वाहिनी का भी है और फेफड़ा की वायु कोशिकाओं का भी वही काम है, जो ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती हैं। ठीक, आगे देखिए, स्तृत उपकला। ठीक, इस ऊतक के बाह्य स्तर की कोशिकाएं नमी, चिकनाहट एवं घर्षण के कारण नष्ट होती रहती हैं। इस ऊतक के बाह्य स्तर की कोशिकाएं नमी, चिकनाहट एवं घर्षण के कारण नष्ट होती रहती हैं, जबकि भीतर स्तर की कोशिकाएं विभाजित होकर पुनः इनकी क्षतिपूर्ति करती रहती हैं। ये नष्ट होती रहती हैं और भीतरी स्तर की कोशिकाएं विभाजित होकर इनकी कमी को पूरा करती रहती हैं। ठीक, ये ऊतक वायु के सीधे संपर्क में रहने वाले भागों, जैसे जो वायु के सीधे संपर्क में भाग रहते हैं उनमें ये पाए जाते हैं। जैसे देहभित हमारी बॉडी के ऊपर, ठीक, चमड़ी में, नेत्रों की कार्निया, ठीक, नेत्रों की कार्निया यहाँ पे, ठीक, नेत्रों की कार्निया में, मलाशय गुहा में और मुख गुहा में। ठीक, ये यहाँ पर पाई जाती हैं। नंबर दूसरा है आपका सरल घनाकार उपकला। नंबर दूसरा क्या है? सरल घनाकार उपकला। इस सरल उपकला की कोशिकाएं घनाकार होती हैं। इसकी कोशिकाएं घनाकार होती हैं। ये देखिए, आधारी झिल्ली है और ये केंद्रक है और ये संयोजी ऊतक से जुड़ी हुई है। ठीक, ये नीचे की जो है ये संयोजी ऊतक है और यही जो ऊपर है यही है सरल घनाकार उपकला। ठीक, यह उपकला उन अंगों में मिलती है। यह उपकला कहाँ मिलती है? उन अंगों में मिलती है जहाँ अवशोषण, उत्सर्जन और श्रावण की क्रियाएं होती हैं। जहाँ पर अवशोषण, उत्सर्जन और श्रावण की क्रियाएं होती है, अर्थात यह ऊतक वृक्कीय नलिका, जननों, ब्रैकियोल्स एवं श्वेत ग्रंथियों में पाई जाती हैं। ये ऊतक कहाँ पाई जाती है? ये ऊतक वृक्कीय नलिका में पाई जाती है, वृक्कीय नलिका में पाई जाती हैं और ब्रैकियोल्स में पाई जाती हैं और श्वेत ग्रंथियों में पाई जाती हैं, स्वीट ग्लैंड में पाई जाती हैं। ठीक, ये है स्वीट ग्लैंड, ये स्वीट ग्लैंड्स में पाई जाती है। ठीक, आगे देखिए, नंबर तीसरा है आपका सरल स्तंभी उपकला। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? उपकला ऊतक। उपकला ऊतक 5 प्रकार के होते हैं। नंबर पहला हमने क्या पढ़ा? सरल उपकला ऊतक। सरल उपकला ऊतक को 2 भागों में बांटा गया था, सरल सल्की उपकला ऊतक, नंबर दूसरा
स्तरित उपकला ऊतक। उसके बाद हमने पढ़ा नंबर दूसरा सरल घनाकार उपकला ऊतक। अब हम पढ़ेंगे नंबर तीसरा सरल स्तंभी उपकला। ठीक, इस उपकला की कोशिकाएं स्तंभ यानी कि पिलर्स के समान होती हैं। इस उपकला की कोशिकाएं स्तंभ यानी कि पिलर्स के समान होती हैं। ठीक, पिलर्स के समान लंबी आयताकार व एक दूसरे से सटी होती हैं। इनकी कोशिकाओं के स्वतंत्र सिरों पर अनेक उंगली समान प्रावर्त पाए जाते हैं। ये सूक्ष्मांकुर या माइक्रोविलाई कहलाते हैं। ठीक, ये सूक्ष्मांकुर यानी कि माइक्रोविलाई कहलाते हैं। यह ऊतक आमाशय, आंत, पित्ताशय, पित्तवाहिनियों की आंतरिक सतह पर पाया जाता है। जैसे आमाशय की आंतरिक सतह पर, बाहरी दीवार पर नहीं, आंतरिक दीवार पर पाई जाती है। आंत की आंतरिक दीवार पर, पित्ताशय की आंतरिक दीवार पर, उसी प्रकार से पित्तवाहिनियों की आंतरिक दीवार पर। यह है आमाशय। आमाशय की जो अंदर की दीवार होती है इस पे पाई जाती है, और आंत की अंदर की दीवार पे पाई जाती है। और पित्ताशय, ये है आपका पित्ताशय, और ये है आपकी पित्तवाहिनियों की अंदर की दीवार पर पाई जाती है। अंदर की दीवार पर एक सूक्ष्मांकुर यानी कि माइक्रोविलाई छोटी छोटी उंगली समान प्रावर्त होती है, संरचनाएं होती हैं। ठीक, ये क्या करती हैं? अवशोषित करती हैं, भोज्य पदार्थों को अवशोषित करती हैं। आगे देखते हैं नंबर चौथा है आपका पश्चमाभ स्तंभाकार उपकला, सीलिएटेड कोल्यूमनर इपिथेलियम। जब स्तंभाकार ऊतक में पश्चमाभ अर्थात एपिथेलियम की सतह पर पाल जैसी संरचनाएं होती हैं। जब स्तंभाकार ऊतक में पश्चमाभ यानी कि सीलिया अर्थात एपिथेलियम की सतह पर पाल जैसी संरचनाएं होती हैं तो पश्चमाभ एपिथेलियम कहलाती है। जो पश्चमाभ एपिथेलियम कहलाती है, ये पश्चमाभ गति कर सकती हैं, यानी कि ये सीलिया जो है गति कर सकते हैं, वह पदार्थ को आगे ढकेल सकते हैं। जैसे श्लेष्मा को आगे स्थानांतरित करके साफ करने में सहायता करती है। ठीक, श्लेष्मा को आगे ढकेल कर आगे के भाग को साफ करने में सहायता करती है। ठीक, आगे देखिए नंबर पाँचवा ग्रंथिल उपकला ऊतक। ये कोशिकाएं हार्मोन्स, एंजाइम, श्लेष, पाचक रस आदि तरल पदार्थों का स्रावण करती हैं। कौन सी कोशिका? कौन सा ऊतक? ग्रंथिल उपकला ऊतक। ग्रंथिल उपकला ऊतक की कोशिकाएं जो है हार्मोन्स, एंजाइम, श्लेष, पाचक रस आदि तरल पदार्थों का स्रावण करती हैं। ग्रंथिल उपकला ऊतक में स्रावण के लिए निम्नलिखित दो प्रकार की ग्रंथियां मिलती हैं। ग्रंथिल उपकला ऊतक में स्रावण के लिए निम्नलिखित दो प्रकार की ग्रंथियां होती है। ए है आपका नंबर पहला है एक कोशिकीय ग्रंथियां यूनिसेलुलर ग्लैंड, और बी है आपका बहुकोशिकीय ग्रंथियां मल्टी सेलुलर ग्लैंड। इसके अंतर्गत चषक यानी कि गोबलेट कोशिकाएं आती हैं जो श्लेष्म म्यूकस का स्रावण करती हैं। किसके अंतर्गत? एक कोशिकीय ग्रंथि के अंतर्गत चषक यानी कि गोबलेट कोशिकाएं आती है। इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? गोबलेट कोशिकाएं, जो श्लेष्म का स्रावण करती हैं। और बहुकोशिकीय ग्रंथियां, इसके अंतर्गत बहुकोशिकीय बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथियां आती है। इसके अंतर्गत बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथियां आती हैं। ठीक, अब हम पढ़ेंगे नंबर दूसरा संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। हमारा उपकला ऊतक समाप्त हो गया। अब हम पढ़ेंगे संयोजी ऊतक, जंतु ऊतक का दूसरा भाग, दूसरा ऊतक जिसे हम संयोजी ऊतक कहते हैं। ठीक, संयोजी ऊतक भ्रूणीय मध्य जनन स्तर मीसोडर्म से बनता है। संयोजी ऊतक भ्रूणीय मध्य जनन स्तर को मीसोडर्म कहते हैं। जब से जो सबसे अंदर जनन स्तर होता है उसे एंडोडर्म कहते हैं, और जो सबसे बाहर स्तर होता है उसे एक्टोडर्म कहते हैं। तो ये किससे बनता है? जो बीच में होता है, यानी कि मीसोडर्म से बनता है संयोजी ऊतक। यह शरीर का लगभग 30% भाग बनाता है। संयोजी ऊतक शरीर का 30% भाग बनाता है। संयोजी ऊतक के प्रकार, टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। संयोजी ऊतक को निम्न 3 श्रेणियों में बांटा गया है। नंबर पहला है समवाहिनी या तरल संयोजी ऊतक, वेस्कुलर आरवार फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। नंबर दूसरा है कंकालीय संयोजी ऊतक, स्केल्टर कनेक्टिव टिश्यू। नंबर तीसरा है वास्तविक संयोजी ऊतक, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, सबसे पहले हम पढ़ेंगे संवाहनी या तरल संयोजी ऊतक। संवाहनी या तरल संयोजी ऊतक वेस्कुलर आरवार फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू।
रुधिर एवं लसिका तरल संयोजी ऊतक कहलाते हैं। रुधिर और लसिका तरल संयोजी ऊतक कहलाते हैं। यह शरीर का लगभग 8% भाग बनाते हैं। कौन? रुधिर और लसिका शरीर का 8% भाग बनाते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम रुधिर यानी कि ब्लड। रुधिर लाल रंग का अपारदर्शी चिपचिपा द्रव यानी कि पदार्थ होता है। रुधिर लाल रंग का अपारदर्शी चिपचिपा पदार्थ होता है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। यह हल्का क्षारीय होता है। कौन? रुधिर हल्का क्षारीय होता है। रुधिर का तरल भाग प्लाज्मा। रुधिर का जो तरल भाग होता है उसे प्लाज्मा कहते हैं। इनमें रुधिर कणिकाएं ब्लड कार्पोसेल्स तैरती रहती हैं। ठीक, रुधिर में 2 भाग होते हैं। नंबर पहला है प्लाज्मा, नंबर दूसरा रुधिर कणिकाएं। प्लाज्मा जो होता है वो तरल होता है। इनमें जो कणिकाएं होती हैं उन्हें रुधिर कणिकाएं कहते हैं। ठीक, सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्लाज्मा। ये हल्के पीले रंग का चिपचिपा एवं थोड़ा क्षारीय द्रव होता है। यह जो है हल्के पीले रंग का चिपचिपा एवं थोड़ा क्षारीय द्रव होता है। प्लाज्मा रुधिर का लगभग 55% भाग बनाता है। प्लाज्मा जो है रुधिर का 55% भाग बनाता है और शेष 45% भाग रुधिर कणिकाएं होती हैं। ठीक, प्लाज्मा में 90% जल और 10% प्रोटीन, कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। आगे पढ़ेंगे रुधिर कणिकाएं ब्लड कार्पोसेल्स। ये 3 प्रकार की होती हैं। नंबर पहला है लाल रुधिर कणिकाएं जिन्हें रेड ब्लड कार्पोसेल्स, ROR, RBC अथवा इरिथ्रोसाइट कहते हैं। ठीक, नंबर दूसरा है श्वेत रुधिर कणिकाएं व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स, ROR, WBC, ROR ल्यूकोसाइट जिसे ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। नंबर तीसरा है रुधिर प्लेटलेट्स ब्लड प्लेटलेट्स, ROR थ्रम्बोसाइट। इनका अलग अलग नाम है इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रम्बोसाइट या फिर रेड ब्लड कार्पोसेल्स, वाइट ब्लड कार्पोसेल्स और ब्लडलेट्स। ठीक, ब्लड प्लेटलेट्स। आगे पढ़ेंगे लाल रुधिर कणिकाएं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाल रुधिर कणिकाएं। लाल रुधिर कणिकाएं गोलाकार, उभयउत्तल तथा केंद्रक विहीन होता है। इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। किसमें? लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक, इनकी कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। ये अस्थिमज्जा में बनती हैं। ये कहाँ बनती हैं? अस्थिमज्जा में। अस्थिमज्जा कहाँ होता है? अस्थियों में पाया जाता है। ठीक, लंबी अस्थियों में पाया जाता है। लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन होता है। लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। ठीक, हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त यानी कि खून का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करती है। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ये ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं, ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में पहुंचाती हैं। ठीक, श्वेत रुधिर कणिकाएं। नंबर दूसरा है श्वेत रुधिर कणिकाएं। ये रुधिर कणिकाएं अनियमित आकार की एवं केंद्रक युक्त होती हैं। ये रुधिर कणिकाएं अनियमित आकार की होती हैं और केंद्रक युक्त होती हैं। ठीक, इनमें केंद्रक पाई जाती है। इनकी संख्या लाल रुधिर कणिकाओं की अपेक्षा बहुत कम होता है। ठीक, ये शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र में अपना योगदान देती हैं। ठीक, यानी कि ये रोगों से लड़ने की हमें क्षमता प्रदान करती हैं। कौन? श्वेत रुधिर कणिकाएं रोगों से लड़ने में हमें क्षमता प्रदान करती हैं। ठीक, आगे हम पढ़ेंगे श्वेत रुधिर कणिकाएं 2 प्रकार की होती हैं। नंबर पहला है कणिकामय श्वेत रुधिर कणिका, नंबर दूसरा है कणिका रहित श्वेत रुधिर कणिकाएं। ठीक, सबसे पहले पढ़ेंगे हम कणिकामय श्वेत रुधिर कणिकाएं ग्रेन्युलोसाइट्स। इनकी कोशिका द्रव में विशेष कणिकाएं उपस्थित होती है। किसकी? कणिकामय श्वेत रुधिर कणिका में कणिका की कोशिका द्रव्य में विशेष कणिकाएं होती हैं जिन्हें ग्रेन्युलोसाइट भी कहते हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बैसोफिल। ठीक, आगे पढ़ेंगे हम कणिका रहित श्वेत रुधिर कणिकाएं। इनकी कोशिका द्रव में यानी कि साइटोप्लाज्म में विशेष कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं। कोई विशेष कणिका नहीं पाई जाती है। इन्हें अग्रेन्युलोसाइट भी कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं, लिम्फोसाइट तथा मोनोसाइट। लिम्फोसाइट तथा मोनोसाइट। ठीक, रुधिर प्लेटलेट्स। स्तनियों में रुधिर प्लेटलेट्स सूक्ष्म रंगहीन, केंद्रकहीन व कुछ
गोलाकार होती है। ठीक, स्तनियों में रुधिर प्लेटलेट सूक्ष्म रंगहीन केंद्रकहीन, इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है और कुछ गोलाकार होती हैं। इनका जीवन काल 1 सप्ताह का होता है। किसका? प्लेटलेट्स का जीवन काल 1 सप्ताह का होता है। दूसरे कशेरुकियों में इनके स्थान पर संघ कोशिकाएं पाई जाती हैं। दूसरे कशेरुकियों में, कशेरुकी यानी कि जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उन्हें कशेरुकी कहा जाता है। और दूसरे कशेरुकी यानी मनुष्य को छोड़कर अन्य कशेरुकियों में संघ कोशिकाएं यानी कि स्पिंडल सेल पाई जाती है। किसके स्थान पर? प्लेटलेट्स के स्थान पर स्पिंडल सेल पाई जाती हैं। ये रुधिर के स्कंदन यानी कि क्लोथिंग यानी कि जमने में सहायता करती हैं। जब हमें चोट लग जाती है तो वहाँ से क्या निकलता है? वहाँ से ब्लड निकलता है। तो उस ब्लड को क्या कौन जमाता है? प्लेटलेट्स ही। वहाँ पे प्लेटलेट सक्रिय हो जाता है और प्लेटलेट्स वहाँ पे जम जाता है, एक लेयर बनाता है जिससे हमारा खून निकलना बंद हो जाता है। ठीक, प्लेटलेट्स का ये कार्य है। ठीक, आगे देखते हैं। यानी कि वो ब्लड के स्कंदन यानी कि जमने में सहायता करता है। ठीक, रुधिर के कार्य। रुधिर द्वारा पची हुई भोजन, रुधिर द्वारा पची हुई भोजन सामग्री जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल आदि और उत्सर्जी पदार्थ जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि का परिवहन। जब भोजन पच जाता है तो पची हुई सामग्री जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल को रुधिर पूरे शरीर में पहुंचाता है। ठीक, भोजन पचने के बाद ग्लूकोज और अमीनो अम्ल बनता है। तो उसी ग्लूकोज और अमीनो अम्ल को रुधिर जो है शरीर के पूरे भागों में, पूरी कोशिकाओं में पहुंचाता है। और जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का भी परिवहन रुधिर द्वारा होता है। ठीक, नंबर दूसरा, आगे देखिए। यकृत और पेशियों द्वारा उत्पन्न ताप रुधिर द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। ठीक, यकृत और पेशियों द्वारा जो उत्पन्न ताप होता है उन्हें रुधिर द्वारा शरीर के विभिन्न स्थानों में पहुंचाया जाता है जिससे शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है। ठीक, रुधिर शरीर के आंतरिक वातावरण को समस्थिति में बनाए रखता है। रुधिर जो है शरीर के आंतरिक वातावरण को समस्थिति में बनाए रखता है यानी कि एक ही स्थिति में बनाए रखता है। अगर ताप अधिक होता है तो उस ताप को पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ठीक, बांट देता है। आगे देखिए कि लसिका लिम्फ। लसिका अर्धपारदर्शी क्षारीय तरल है जो रुधिर वाहिनियों तथा ऊतकों के बीच उपस्थित होता है। इनमें आरबीसी अनुपस्थित होती है यानी कि रेड ब्लड कॉर्पसेल्स नहीं पाया जाता है। वह प्लाज्मा प्रोटीन की मात्रा कम होती है। इनमें कैल्शियम व फास्फोरस की मात्रा भी कम होती है तथा श्वेत रुधिर कणिकाएं अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? WBC श्वेत रुधिर कणिकाएं अधिक मात्रा में पाई जाती हैं जो शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती है। कौन? श्वेत रुधिर कणिका। ये क्या, इनका काम क्या है? शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती हैं। ये हमें बीमारियों से लड़ने में मदद करती हैं। ठीक, कौन मदद करता है? प्रतिरक्षा तंत्र जो है हमें बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। किसमें पाई जाती है? लिम्फ में यानी कि लसिका में इनका अधिक मात्रा होता है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे कंकाली संयोजी ऊतक। नंबर दूसरा, कंकाली संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। नंबर पहला था तरल संयोजी ऊतक और नंबर दूसरा कंकाली संयोजी ऊतक और नंबर तीसरा है वास्तविक संयोजी ऊतक। तो अब हम पढ़ेंगे कंकाली संयोजी ऊतक। यह ऊतक शरीर का अंतः कंकाल बनाता है और भ्रूण के मध्य जनन स्तर यानी कि मीसोडर्म से विकसित होता है। कंकाली संयोजी ऊतक निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। नंबर पहला है उपास्थि, ठीक, जिसे कार्टिलेज कहते हैं इंग्लिश में। नंबर दूसरा है बोन, हड्डियाँ। ठीक, उपास्थि कहाँ पाई जाती है? ये देखिए कान में पाई जाती है। जो कान की आपकी लचीलीदार जो हड्डी जैसी है, ये क्या है? ये है आपकी उपास्थि। ठीक, और आपको हड्डी तो पता ही है, हड्डी कहाँ कहाँ पाया जाता है। ठीक, आगे देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे उपास्थि। यह ऊतक उच्च कशेरुकियों का भ्रूणीय उच्च कशेरुकी जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है जो उच्च होते हैं जैसे मनुष्य, और जो उच्च कशेरुकी हैं हाथी, शेर, इनका जो है भ्रूणीय यानी कि गर्भ का मुख्य कंकाल होता है। भ्रूणीय यानी कि गर्भ का मुख्य तथा निम्न कशेरुकियों का मुख्य कंकाली ऊतक है। भ्रूण, ये उच्च कशेरुकियों में भ्रूण में पाए जाते हैं और निम्न कशेरुकियों का मुख्य कंकाली ऊतक है। जो निम्न कशेरुकी होती हैं, छोटे
रीढ़ की हड्डी वाले जीव होते हैं उनका जो है मुख्य कंकाली ऊतक होता है। ठीक, उनमें जो है हड्डियां नहीं पाई जाती, इसी उपास्थि से ही उनका पूरा शरीर बना होता है, उनकी ढांचा बनी होती है। ठीक, और जो उच्च कशेरुकी की होते हैं, जैसे हम मनुष्य में ये जो है भ्रूण में जब हम गर्भ में होते हैं तो हमारा ये मुख्य कंकाली ऊतक होता है। ठीक, कौन? उपास्थि। यह एक सुदृढ़ परंतु लचीली ऊतक है, सुदृढ़ परंतु लचीली ऊतक है जिसमें दबाव और तनाव को सहने की अत्यधिक क्षमता होती है। इनमें दबाव और तनाव को सहने की अत्यधिक क्षमता होती है। जैसे अपना कान टच करके ये देखिए, एक सुदृढ़ है परंतु बहुत लचीली है। अपना कान टच करिए, इनमें दबाव और तनाव को सहने की अत्यधिक क्षमता होती है। क्या है? उपास्थि। उपास्थि का निर्माण कॉन्ड्रोब्लास्ट नामक कोशिका से होता है। उपास्थि का निर्माण किससे होता है? कॉन्ड्रोब्लास्ट नामक कोशिका से होता है। ठीक, उपास्थि का निर्माण किस कोशिका से होता है? कॉन्ड्रोब्लास्ट नामक कोशिका से होता है। उपास्थि सुदृढ़ आवरण से घिरी रहती है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। उपास्थि जो है पेरिकार्डियम नामक आवरण से घिरी रहती है। उपास्थि का आधार द्रव्य कॉन्ड्रियम नामक प्रोटीन से बना होता है। ठीक, उपास्थि का आधार द्रव्य कॉन्ड्रियम नामक प्रोटीन से बना होता है। आगे देखिए, उपास्थि की संरचना तीन घटकों द्वारा होती है। नंबर पहला आधार द्रव्य, नंबर दूसरा पेरिकार्डियम, नंबर दूसरा कॉन्ड्रोसाइट। ठीक, आगे देखिए, टाइप ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज तीन प्रकार के होते हैं। नंबर पहला है प्रभासी कार्टिलेज, हाई लाइन कार्टिलेज। यह श्वास नली की दीवार कहाँ पाई जाती है? श्वास नली की दीवार, पसलियों की सिरों, टांगों की अस्थियों, ये क्या है आपकी टांग है, टांग की अस्थियों, कंठ, हमारे गले, हमारे गर्दन यानी गर्दन के नीचे जो कंठ होता है वहाँ पर पाई जाती है। कौन? प्रभासी उपास्थि, हाईलाइन कार्टिलेज। नंबर दूसरा है आपका तंतुमय उपास्थि। ये उपास्थियाँ कशेरुकियों के मध्य स्थित अंतर कशेरुकीय गद्दियों, इंटरवर्टिब्रल डिस्क आदि में पाई जाती हैं। जैसे रीढ़ की हड्डी के बीच बीच में ये उपास्थियाँ पाई जाती हैं। ठीक, इंटरवर्टिब्रल डिस्क में ये उपास्थियाँ, कौन सी उपास्थि? तंतुमय उपास्थि पाई जाती हैं। ठीक, आगे देखिए, नंबर तीसरा है लचीली उपास्थि, इलास्टिक कार्टिलेज। ये एक नाक के सिरे पर एपिग्लास्टिस एवं कान के पिन्ना आदि में पाई जाती है। लचीली उपास्थि कहाँ पाई जाती है? कान के पिन्ना में पाई जाती है। जो हमारा कान है ये लचीली उपास्थि से बना होता है। नंबर दूसरा आपका बोन। यह शरीर का एक निश्चित आकार प्रदान करता है एवं मांसपेशियों को आधार स्थल प्रदान करता है। कौन? अस्थि यानी कि हड्डी जो है हमारे शरीर को निश्चित आकार प्रदान करता है और मांसपेशियों को आधार स्थल प्रदान करता है। ठीक, ऑस्टियोसाइट नामक कोशिका द्वारा अस्थि का निर्माण होता है। कौन सी कोशिका द्वारा? ऑस्टियोसाइट कोशिका द्वारा अस्थि का निर्माण होता है। इनकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है। अस्थि के आधार द्रव्य को ओसीन कहते हैं। अस्थि के आधार द्रव्य को ओसीन कहते हैं। अस्थि में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण एकत्र होने से यह कठोर हो जाती है। अस्थि में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण एकत्र होने से यह कठोर हो जाती है। शरीर में फास्फोरस की मात्रा सबसे अधिक हड्डियों में पाई जाती है। शरीर में फास्फोरस की मात्रा सबसे अधिक हड्डियों में पाई जाती है। एक लंबे अस्थि के फूले हुए किनारों को एपीफाइसिस कहा जाता है। एक लंबी अस्थि के फूले हुए किनारे वाले भाग को एपीफाइसिस कहा जाता है और मध्य भाग को दंड यानी कि शाफ्ट कहा जाता है। मध्य भाग को शाफ्ट कहा जाता है। ठीक, अस्थि के दंड की गुहा को, या इसमें जो गुहा है, जो एक भाग होता है, जो खाली भाग होता है, उसे मज्जा गुहा कहते हैं। ये खोखली होती है ना, इसमें जो खोखली भाग होती है उसे मज्जा गुहा यानी कि मैरो कैविटी कहते हैं। इनमें वसा में ऊतक भरा होता है। ये जो खाली भाग होता है इनमें वसा में ऊतक भरा होता है जिसे अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो कहा जाता है। इसके अंदर आपका बोन मैरो भरा होता है। इसी बोन मैरो में जो है लाल, यहाँ पे श्वेत नहीं रहेगा, यहाँ पे लाल रुधिर कणिकाएँ यानी कि आरबीसी का निर्माण होती है। आरबीसी का निर्माण किससे होता है? हमारा बोन मैरो से आरबीसी का निर्माण होता है। ठीक, बोन मैरो में ही आरबीसी बनती है यानी कि रेड ब्लड कार्पोसेल्स बोन मैरो में बनता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो आरबीसी का निर्माण बोन मैरो में होता है। बोन मैरो कहाँ पाया जाता है? बोन मैरो हमारी हड्डियों में पाई जाती है। ठीक, आगे देखिए, अस्थि उपास्थि की भांति एक सुदृढ़ झिल्ली नुमा आवरण पेरिऑस्टियम
से ढकी रहती है। अस्थि भी जो है पेरिऑस्टियम नामक आवरण से ढकी रहती है, जिनसे जो है स्नायु यानी कि टेंडन और लिगामेंट अस्थि से इसी झिल्ली द्वारा जुड़े रहते हैं। टेंडन और लिगामेंट अस्थि में इसी झिल्ली द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक, इस झिल्ली द्वारा पेरिऑस्टियम झिल्ली द्वारा टेंडन और लिगामेंट जुड़े रहते हैं। टेंडन किसे कहते हैं? स्नायु अस्थियों को अस्थियों से जोड़ता है। टेंडन जो है अस्थियों को अस्थियों से जोड़ता है, और लिगामेंट जो है, लिगामेंट यानी कि कंडरा जो है पेशियों को अस्थि से जोड़ता है। लिगामेंट क्या करता है? पेशियों को अस्थियों से जोड़ता है, और स्नायु जो है टेंडन क्या करता है? अस्थियों को अस्थियों से जोड़ता है। ठीक, अस्थि में हैवर्सियन तंत्र या ऑस्टियन होता है। अस्थि में हैवर्सियन तंत्र या ऑस्टियन होता है। इनका मुख्य कार्य, हैवर्सियन तंत्र का मुख्य कार्य जो होता है, मुख्य कार्य रुधिर द्वारा अस्थि के भीतर पोषक पदार्थों एवं ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। ठीक, हैवर्सियन तंत्र का काम जो है वह रुधिर द्वारा पोषक पदार्थ और ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है, किनमें? हड्डियों में। ठीक, नंबर दूसरा है वास्तविक संयोजी ऊतक, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू। प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, अभी हम आगे कंडरा और जो है आपका लिगामेंट का अध्ययन हम आगे करेंगे। ठीक, इसी में वास्तविक संयोजी ऊतक में हम उसका अध्ययन करेंगे। ठीक, आगे देखिए, इस प्रकार के संयोजी ऊतकों का मुख्य कार्य अंगों को परस्पर बांधे रखना होता है। किसका? वास्तविक संयोजी ऊतक का मुख्य कार्य जो है, मुख्य कार्य जो है अंगों को परस्पर बांधे रखना एवं उनके बीच का खाली स्थान भरना है। किसका? वास्तविक संयोजी ऊतक का। इनका आधार द्रव्य तरल या अर्ध तरल होता है। इनका आधार द्रव्य तरल यानी कि तरल या अर्ध तरल होता है। ठीक, ये 6 प्रकार के होते हैं। नंबर पहला अंतरालीय संयोजी ऊतक, वसामय संयोजी ऊतक, श्वेत तंतुमय ऊतक, पीले लचीले संयोजी जालिकामय संयोजी ऊतक, और नंबर 6 है श्लेष्म संयोजी ऊतक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अंतरालीय संयोजी ऊतक। अंतरालीय संयोजी ऊतक, इस सरल ढीला संयोजी ऊतक भी कहते हैं। किसे? अंतरालीय संयोजी ऊतक को सरल ढीला संयोजी ऊतक भी कहते हैं। इस ऊतक में रुधिर, लसिका कोशिकाओं और तंत्रिकाओं के अतिरिक्त निम्नलिखित 3 प्रकार के संयोजी ऊतक तंतु पाए जाते हैं। ठीक, इस ऊतक में रुधिर, लसिका कोशिकाओं और तंत्रिका कोशिकाओं के अतिरिक्त निम्नलिखित 3 प्रकार के संयोजी तंतु पाए जाते हैं। नंबर पहला श्वेत कैलोजन तंतु। ये श्वेत व लोच रहित तंतु होते हैं जो कि कैलोजन नामक प्रोटीन से बने होते हैं। नंबर दूसरा पीले लचीले तंतु। ये पीले व लोचदार तंतु होते हैं जो इलास्टिन नामक प्रोटीन से बने होते हैं। अगला देखिए, आगे देखिए, श्वेत रेटिकुलर तंतु। श्वेत रेटिकुलर तंतु, ये तंतु जाली के समान परस्पर एक दूसरे से गुथे रहते हैं। ये ऊतक जो है जाली के समान परस्पर एक दूसरे से गुथे रहते हैं। ये लोच रहित एवं रेटिकुलिन नामक प्रोटीन से बने होते हैं। ये किससे बने होते हैं? रेटिकुलिन नामक प्रोटीन से बने होते हैं। इसके अतिरिक्त इस ऊतक में सभी प्रकार की संयोजी कोशिकाएं जैसे फाइब्रोब्लास्ट, माइक्रोफेज, मास्ट कोशिकाएं, लिम्फोसाइट, प्लाज्मा वसा कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन सारी कोशिकाओं का निर्माण भी इसी में होता है, वास्तविक संयोजी ऊतक में ही होता है। ठीक, यह ऊतक त्वचा के नीचे खोखली अंगों व धमनी तथा शिराओं की भित्तियों पर पाई जाती है। यह ऊतक कहाँ पाई जाती है? त्वचा के नीचे खोखली अंगों, धमनी व शिराओं की भित्तियों पर पाई जाती हैं। यह ऊतक विभिन्न ऊतकों के बीच का स्थान भरने तथा उन्हें जोड़ने व अंगों को उनके स्थान पर बनाए रखने में सहायता करता है। ठीक, आगे देखिए, नंबर दूसरा है वसामय संयोजी ऊतक। इसके आधार द्रव्य में मुख्य कोशिकाओं के रूप में वसा कोशिका तथा एडिपोसाइट होती हैं जिनमें वसा संग्रहित रहती है, जैसे कि वेल का बल्बर। ये किसका बना होता है? वेल का बल्बर वसा संयोजी ऊतक का बना होता है। ऊँट की कुबड़ भी वसा संयोजी ऊतक की बनी होती है। मैरीनो भेड़ की मोटी पूँछ, इसकी जो मोटी पूँछ होती है वो भी जो है इसी ऊतक की बनी होती है।
हमारे पेट के नीचे का भाग भी इसी ऊतक का बना होता है और नितंब भी इसी ऊतक का बना होता है और जांघें भी इसी ऊतक की बनी होती हैं। ठीक, जांघों में भी यही ऊतक पाया जाता। कौन सा ऊतक? वसामय संयोजी ऊतक। ठीक, आगे देखिए। नंबर तीसरा है श्वेत तंतुमय ऊतक, व्हाइट फाइब्रो टिश्यू। इसके आधार द्रव में केवल कैलोजन तंतु एवं मुख्यतः फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं तंतु पाई जाती हैं। ये कंडराओं यानी कि टेंडन का निर्माण करते हैं जो पेशियों को अस्थि से जोड़ता है। पेशियों यानी कि हमारे मांसपेशियों को हमारी हड्डियों से जोड़ने का काम कौन करता है? कंडरा यानी कि टेंडन करता है, जो कि श्वेत तंतु में ऊतक होता है। ठीक, यह जो है ये देखिए टेंडन है और ये हमारी अस्थि है। अस्थि को पेशियाँ यानी कि मांस को अस्थियों से जोड़ने का काम यही करता है टेंडन। यहाँ पे देखिए हड्डियों से मांस को जोड़ रहा है, यहाँ पर भी देखिए हड्डी को मांस से जोड़ रहा है। कौन? टेंडन ही हड्डियों को मांस से जोड़ता है, यानी कि टेंडन को हिंदी में कहते हैं कंडरा। कंडरा ही पेशियों को अस्थि से जोड़ता है, जो श्वेत तंतु में ऊतक होता है। आगे देखिए। पीले लचीले संयोजी ऊतक, येलो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। इसके आधार द्रव में पीले लचीले इलास्टिक तंतु परस्पर समांतर समूहों में लगे होते हैं। इनके समूह स्नायु यानी कि लिगामेंट का निर्माण करते हैं। इनके समूह स्नायु, हिंदी में स्नायु, इंग्लिश में लिगामेंट का निर्माण करते हैं, जो अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। इनका काम होता है अस्थि को अस्थि से जोड़ना होता है। ठीक, ये जो जोड़ पे पाए जाते हैं इन्हें हम लिगामेंट कहते हैं। ठीक, लिगामेंट ब्लाइंड बोन टू बोन, लिगामेंट ही हमारी हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है। ठीक, ये देखिए टेंडन है जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है और ये लिगामेंट है। ये क्या है? लिगामेंट है जो हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है। ठीक, इसमें देखिए लिगामेंट है जो हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है। यही लिगामेंट जब घिस जाता है, जब ख़त्म हो जाता है, तो हमारे घुटने में दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो डॉक्टर बताते हैं कि आपका लिगामेंट ख़त्म हो चुका है। ठीक, नंबर 5वां जालिका में संयोजी ऊतक, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। इस ऊतक के आधार द्रव में मुख्य कोशिका माइक्रोफेज होती है। यह ऊतक प्लीहा, लाल पल्व तथा श्वेत पल्व के रूप में यह ऊतक कहाँ पाई जाती है? प्लीहा के लाल पल्व यानी कि रेड पल्व और श्वेत यानी कि व्हाइट पल्व के रूप में पाई जाती है। थाइमन अस्थिमज्जा में पाई जाती है। यह अस्थिमज्जा जो अस्थि के भीतर जो वसायुक्त जो द्रव होता है वही अस्थिमज्जा कहलाता है, जो अस्थि के बीच के भाग में पाया जाता है अस्थिमज्जा में, तथा आंत के पैर के चकत्तों में पाई जाती है। ठीक, यह शरीर की प्रतिरक्षा में सहायता करती है, शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाती है। ठीक, आगे देखिए। नंबर 6 और आखिरी है आपका किसका? वास्तविक संयोजी ऊतक का आखिरी भाग है नंबर 6वां, श्लेष्म संयोजी ऊतक। यह मुर्गे की कलकी यानी कि कॉम में पाई जाती है। मुर्गी की कलकी इसी ऊतक से बनी होती है। अब भ्रूण की आवल में और नेत्र गोलक के विक्टस काय, ये नेत्र गोलक का विक्टस काय है, ये वाला भाग ये भी श्लेष्म संयोजी ऊतक से ही बना होता है। ठीक, आगे देखिए। अब संयोजी ऊतक के कार्य, फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। संयोजी ऊतक अवलंबन यानी कि सपोर्ट का कार्य करता है। संयोजी ऊतक सपोर्ट का कार्य करता है। जैसे कि आपका अस्थि हो गया, कंकाल तंत्र हो गया, किसका कार्य करता है? सपोर्ट का कार्य करता है। ठीक, यह रासायनिक पदार्थों का संग्रह या समन्वय भी करता है। संयोजी ऊतक यह अंतरांगों एवं ऊतकों को लोच और दृढ़ता प्रदान करता है। ठीक, यह विषैले पदार्थ जैसे रोगाणुओं, कीटाणुओं आदि को नष्ट कर शरीर की सुरक्षा करता है। किसको नष्ट कर रोगाणुओं, कीटाणुओं को नष्ट करके शरीर की सुरक्षा करता है। कौन नष्ट करता है? श्वेत रुधिर कणिकाएं इसका नाश कर देती हैं, या माइक्रोफेज जो कोशिका होती है वो भी इनको नष्ट करके शरीर की रक्षा करती है। ये शरीर में विभिन्न प्रकार के पदार्थों का परिवहन करते हैं। परिवहन का कार्य कौन करता है? ब्लड करता है। ब्लड के थ्रू इनका विभिन्न पदार्थों का शरीर में परिवहन होता है। ठीक, ये शरीर का अंतः कंकाल बनाते हैं। ये गमन में सहायता करते हैं। कौन? संयोजी ऊतक। ठीक,
आगे देखिए पेशीय ऊतक, नंबर तीसरा भाग है आपका पेशीय ऊतक। हमने पहले क्या पढ़ा, उपकला ऊतक, फिर संयोजी ऊतक, अब हम पढ़ेंगे पेशीय ऊतक। ठीक, पेशीय ऊतक की भ्रूण पेशीय ऊतक की उत्पत्ति भ्रूण के मध्य जनन स्तर मीसोडर्म से होती है। यह एक संकुचनशील कॉन्ट्रैक्टाइल ऊतक है। इनकी कोशिका लंबे तंतुओं के रूप में होती है। इनकी कोशिका किसके रूप में होती है, लंबे तंतुओं के रूप में होती है। इनकी कोशिकाओं के भीतर पाए जाने वाला द्रव्य पेशी द्रव्य, कोशिकाओं के भीतर पाए जाने वाले द्रव्य को क्या कहते हैं, पेशी द्रव्य या फिर सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म कहते हैं। कोशिकाओं के भीतर पाए जाने वाले द्रव्य को क्या कहा जाता है, साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य कहा जाता है। लेकिन पेशीय ऊतक में, इन पेशीय ऊतक की कोशिकाओं में इसको सार्कोप्लाज्म नाम से जाना जाता है। ठीक, और इनकी अंतःप्रादर्वी जालिका को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। ठीक, और इनकी जीवद्रव्य कला को सार्कोलेमा कहा जाता है। जीवद्रव्य कला को सार्कोलेमा कहा जाता है। जो जीवद्रव्य कला होती है इसको सार्कोलेमा कहा जाता है। अन्यथा जो कोशिका कला होती है, जो कोशिका कला यानी कि जीवद्रव्य कला होती है उसको सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। लेकिन इसमें क्या कहा जाता है, पेशीय ऊतक की कोशिका में इसको सार्कोलेमा कहा जाता है। ठीक, जंतुओं के शारीरिक अंगों में गति पेशीय ऊतक के कारण होती है। जंतुओं के शारीरिक अंगों में गति जो है पेशीय ऊतकों के कारण होती है। ठीक, आगे देखिए, पेशीय ऊतक निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। नंबर पहला रेखित या ऐच्छिक पेशियाँ, नंबर दूसरा आरेखित या अनैच्छिक पेशियाँ, नंबर तीसरा है हृदय पेशियाँ। ठीक, नंबर पहला हम पढ़ेंगे रेखित या ऐच्छिक पेशियाँ। इन पेशियों का आकुंचन जंतु की इच्छा पर निर्भर करता है। नाम से ही पता चल रहा है, ऐच्छिक पेशियाँ मतलब इच्छा पर निर्भर करता है। ठीक, कंकाल से जुड़े होने के कारण ये कंकाली पेशियाँ भी कहलाती हैं। कंकाल से जुड़े होने के कारण ये कंकाली पेशियाँ भी कहलाती हैं। इन्हें कंकाली पेशियाँ भी कहा जाता है। हाथ, पैर तथा शरीर का गमन एवं गति प्रदान करने के कारण इन्हें दैहिक पेशियाँ भी कहा जाता है। ठीक, ये शरीर की सतह, हाथ, पैर, जिह्वा, ग्रास नली, शुरुआत में पाई जाने वाली बाइसेप्स एवं ट्राइसेप्स की पेशियाँ इन्हीं से बनी होती है। जैसे बाइसेप्स और ट्राइसेप्स की पेशियाँ इन्हीं से बनी होती हैं। इन पेशियों को हम अपनी इच्छा अनुसार कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे जीभ की पेशियाँ हो गई, हाथ पैर की पेशियाँ हो गई, इन्हें अपनी इच्छा अनुसार हम कंट्रोल कर सकते हैं। हाथ की पेशियाँ हो गई। ठीक, आगे देखिए, आरेखित पेशियाँ, अनैच्छिक पेशियाँ। इन पेशियों पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। ठीक, इन पेशियों को हम अपनी इच्छा अनुसार कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इनके तंतुओं पर पट्टियाँ बैंड्स नहीं होती हैं। इनके तत्वों पर पट्टियाँ यानी कि बैंड्स नहीं होती हैं, अतः इन्हें आरेखित पेशी तंतु भी कहते हैं। ये प्रायः खोखले अंतरांगों की भित्तियों से संबंधित होती हैं। खोखले अंतरांग जैसे आपका पेट हो गया, आहार नाल हो गया। ठीक, आहार नाल यानी कि पेट, मूत्राशय हो गया, रुधिर वाहिनियाँ जिनमें रुधिर बहती है, जनन वाहिनियाँ, ठीक, आदि में पाई जाती हैं। ये देखिए, आहार नाल, मूत्राशय में, और ये रुधिर वाहिनियाँ जिनमें रुधिर बहता है, और ये क्या है आपका, ये जनन वाहिनियाँ जो खोखले भाग होते हैं उनमें ये पाई जाती हैं। उन्हीं अनैच्छिक पेशियों से खोखले भागों, ये जो खोखले भाग हैं इसी से बने होते हैं। ठीक, इनमें हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। आगे देखिए, हृदय पेशियाँ। कशेरुकियों के हृदय की मांसल भित्ति में हृदय पेशियाँ पाई जाती हैं। ये पेशियाँ छोटी मोटी बेलनाकार एवं शाखामय पेशीय तंतुओं की बनी होती हैं। हृदय पेशियाँ अनैच्छिक एवं कभी न थकने वाली पेशियाँ होती हैं। हृदय पेशियाँ अनैच्छिक एवं कभी न थकने वाली पेशियाँ होती हैं। पेशीय तंतुओं के गहरे और हल्के रंग की पट्टियाँ पाई जाती हैं। पेशीय तंतुओं में गहरे और हल्के रंग की पट्टियाँ पाई जाती हैं। ये पेशियाँ संरचना में रेखित होती हैं। इनकी संरचना रेखित पेशियों की तरह होती है, परंतु कार्य में जो है आरेखित होती हैं। ठीक, कार्य में ये आरेखित होती हैं। ये है हृदय जो होता है हृदय पेशियों के थ्रू बना होता है। ठीक, आगे देखिए, तंत्रिका ऊतक। सबसे लास्ट है आपका तंत्रिका ऊतक। जंतुओं में संवेदनशीलता अर्थात वातावरणीय दशाओं के
परिवर्तन के प्रति सजगता एवं उत्तेजनशीलता एवं ऊतक उद्दीपनों परिवर्तनों के प्रति प्रतिक्रियाशीलता तंत्रिका ऊतक के कारण संभव है। ठीक, सब कुछ जो संवेदनशीलता होता है, हमारी सहन शक्ति होती है, जो हम सहते हैं ठंडी को गर्मी को, ये सब तंत्रिका ऊतक के कारण होता है। उत्तेजनशीलता जो होती है और किसी क्रिया के प्रति हम प्रतिक्रिया करते हैं, ये सब हमारी तंत्रिका ऊतक के कारण ही होता है। जैसे कोई गर्म चीज़ है, जैसे गर्म कढ़ाई या तावा है, जब उस पर हम अचानक से टच करते हैं तो हमारा हाथ तुरंत हट जाता है। ठीक, तो किसके कारण होता है? तंत्रिका ऊतक के कारण होता है। ठीक, तंत्रिका ऊतक ही हमारे मस्तिष्क में इस नॉलेज को पहुंचाती है कि ये चीज़ गर्म है, अपना हाथ हटा लो, तो हम लोग अपना हाथ हटा लेते हैं, हमें पता भी नहीं चलता और हमारा हाथ अपने आप खुद ब खुद हट जाता है। ठीक, ये किसके कारण होता है? तंत्रिका ऊतक के। इस ऊतक का निर्माण भ्रूण के बाह्य जनन स्तर एक्टोडर्म से होता है। किससे होता है इस भ्रूण का निर्माण? एक्टोडर्म से होता है। ठीक, इस मतलब ऊतक का निर्माण भ्रूण के बाह्य जनन स्तर यानी कि एक्टोडर्म से होता है। तंत्रिका ऊतक का निर्माण तंत्रिका कोशिकाओं अर्थात न्यूरॉन्स द्वारा होता है। तंत्रिका ऊतक का निर्माण तंत्रिका कोशिकाओं या इसे तंत्रिका कोशिका कहते हैं या फिर न्यूरॉन्स कहते हैं। ठीक, मनुष्य के शरीर में लगभग 100 अरब यानी कि 10⁻11 न्यूरॉन्स होते हैं। मनुष्य के शरीर में लगभग जो है 100 अरब न्यूरॉन्स होते हैं। इसकी अधिकांश संख्या मस्तिष्क में होती है। सबसे ज़्यादा न्यूरॉन्स हमारे मस्तिष्क में पाए जाते हैं। तंत्रिका कोशिकाएं संपूर्ण शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। संपूर्ण शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका कोशिका संपूर्ण शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। या तंत्रिका कोशिका कहिए या फिर न्यूरॉन्स कहिए। न्यूरॉन्स सबसे लंबी कोशिका है हमारे शरीर की। सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन्स अथवा फिर तंत्रिका कोशिका, दोनों एक ही है, बस नाम अलग अलग है। ठीक, तंत्रिका ऊतक के कार्य। तंत्रिका कोशिकाएं वातावरण में होने वाली क्रियाओं से संवेदनाओं को ग्रहण करती है। तंत्रिका कोशिकाएं वातावरण में होने वाली क्रियाओं से संवेदनाओं को ग्रहण करती हैं। यह ऊतक जंतुओं के शरीर में होने वाली विभिन्न जैविक क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। यह ऊतक क्या करता है? यह ऊतक जंतुओं में होने वाली विभिन्न जैविक क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। ठीक, यह तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन्स। यह चैप्टर आपका यहीं समाप्त होता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।